अनन्या को हर रात एक अजीब सपना आता है। सपने में एक रहस्यमय आदमी उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेता है और अनन्या डर के मारे नींद से चौंककर उठ जाती है। उधर जेसन को भी हर रात एक सपना आता है। वह एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। जेसन को पूरा यकीन है कि वही लड़की उसकी पत्नी है। सपना टूटते ही वह उसकी एक पोर्ट्रेट को चूमता है और झुककर उसे प्रणाम करता है, इस उम्मीद में कि अगर सपने आते रहे तो एक दिन वह उसका चेहरा साफ देख पाएगा। जेसन का भतीजा बेनो उस पोर्ट्रेट को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या होती है। अनन्या का पिता उसे बुरी तरह डांटता है क्योंकि उसने बेनो जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ा है जो सियोक फैमिली का नाजायज बेटा है। अनन्या के पिता चाहते हैं कि उसकी खूबसूरत बेटी जेसन को फंसाए, क्योंकि जेसन उस ताकतवर सियोक परिवार का सबसे बड़ा नाम है। अनन्या इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। उसने जेसन के हिंसक और खतरनाक होने की अफवाहें सुनी होती हैं। उसकी इस नाफरमानी से उसका पिता गुस्से में आ जाता है और उसे बेरहमी से सजा देता है। अनन्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। उसकी माँ कोरा उसे बचाने की कोशिश करती है और खुद बेहोश हो जाती है। अनन्या का बॉयफ्रेंड बेनो, जो पेशे से डॉक्टर है, उसके जख्मों का इलाज करता है। उसी पल वह अनन्या को प्रपोज कर देता है और कहता है कि शादी ही उसके इस जहन्नुम जैसे घर से निकलने का एकमात्र रास्ता है। मजबूर होकर अनन्या हाँ कह देती है, लेकिन तभी बेनो को फैमिली डॉक्टर होने के नाते कहीं बुला लिया जाता है। अजीब बात यह होती है कि जाते जाते वह अनन्या को जेसन की हवेली में छोड़ देता है और खुद चला जाता है। जेसन उस समय आधे होश में होता है। जैसे ही वह अनन्या को देखता है, उसे उसके साथ एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। अनन्या की तितली वाली टैटू देखकर जेसन उसे कैद कर लेता है। अनन्या पूरी ताकत से संघर्ष करती है और किसी तरह जेसन को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। हालात शांत होने के बाद बेनो आता है और अनन्या को समझाता है कि वह उस रात जेसन के घर में ही रुक जाए। उसी रात अनन्या फिर से सपना देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके सपनों वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही है। अच्छी बात यह होती है कि जेसन अभी तक उसकी असली पहचान नहीं जानता। सुबह होते ही अनन्या जेसन के घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन ने सपने में उसकी एंगेजमेंट रिंग देख ली होती है। नींद से जागते ही वह पूरे घर को लॉकडाउन कर देता है। कोई अंदर नहीं आ सकता और न ही बाहर जा सकता। आखिरकार वह उस अनन्या को पकड़ लेता है जिसे वह इतने समय से अपने सपनों में ढूंढ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए अनन्या खुद को बेनो की असिस्टेंट बताकर सच छुपाने की कोशिश करती है। जेसन अनन्या से कहता है कि उसे अपने कमरे में आकर उसकी मसाज करनी होगी। वह इंसोम्निया से परेशान रहता है और बिना मसाज के उसे नींद नहीं आती। यह काम असल में बेनो का होना चाहिए था, लेकिन अनन्या बस किसी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में वह जेसन की बात मान लेती है। कमरे में जाते ही अनन्या की नजर दीवार पर लगी एक पोर्ट्रेट पर पड़ती है जिसमें एक लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। अनन्या सन्न रह जाती है क्योंकि वह पोर्ट्रेट उसी की होती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि जेसन को उसके सपनों के बारे में सब पता है। पकड़े जाने से बचने के लिए अनन्या एक खतरनाक फैसला लेती है। वह अपनी तितली वाली टैटू हटवाने और बेनो से जुड़ी नई टैटू बनवाने का सोचती है। उधर जेसन नींद से जागने के बाद पोर्ट्रेट की अधूरी आंखें पूरी कर देता है और अपनी सेक्रेटरी को आदेश देता है कि उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए जिसे बेनो घर लाया था। जैसे ही उसे पता चलता है कि अनन्या ही बेनो की गर्लफ्रेंड है, जेसन के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहता है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। बेनो के घर पहली फैमिली गैदरिंग में अनन्या अपनी पहचान छुपाने के लिए घूंघट पहनती है। उसे डर होता है कि कहीं डिनर पर जेसन न आ जाए। बेनो उसे दिलासा देता है कि उसके अंकल कभी ऐसे फंक्शन में नहीं आते। अनन्या राहत की सांस ही लेती है कि तभी जेसन अचानक वहाँ पहुँच जाता है। वह सबके सामने जबरदस्ती अनन्या का घूंघट हटा देता है। उसी पल उसके बॉडीगार्ड बेनो को पकड़ लेते हैं। सियोक फैमिली के सामने जेसन दबंग अंदाज में अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड को अपना बता लेता है। बेनो का पिता एंडी गुस्से में जेसन से कहता है कि क्या वह उसे अपना भाई नहीं मानता। जेसन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम सिर्फ एक नाजायज औलाद हो। इसके बाद जेसन अनन्या को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, लेकिन एंडी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो। जेसन अनन्या से जबरदस्ती कहता है कि वह बेनो से रिश्ता तोड़ दे और उससे शादी करे। गुस्से में अनन्या उसे थप्पड़ मार देती है और साफ कह देती है कि वह सिर्फ बेनो से प्यार करती है। जेसन की आंखों में अजीब सी जलन उतर आती है। सच ये होता है कि अनन्या उसे पूरी तरह भूल चुकी होती है। कुछ समय बाद अनन्या और बेनो एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाते हैं। तभी जेसन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ घुस जाता है। वह उनकी शादी की तस्वीरें तोड़ देता है, उनकी जगह अपनी और अनन्या की तस्वीरें लगवा देता है और सबके सामने खुद को दूल्हा घोषित कर देता है। बेनो जेसन को चुनौती देता है, मेरी लाश के ऊपर से ही अनन्या को ले जा सकते हो। जवाब में जेसन उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। अनन्या की रहम की गुहार ही बेनो की मौत की वजह बन जाती है। जेसन अनन्या को धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो वह अपनी माँ कोरा को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। अपनी माँ की सुरक्षा के डर से अनन्या टूटे दिल के साथ उसकी बात मान लेती है। जेसन जबरदस्ती उसे चूमता है। अनन्या बस इतना पूछती है कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। जेसन बेरुखी से जवाब देता है, वो अभी नहीं मरेगी। गुस्से में अनन्या उसे फिर थप्पड़ मार देती है। जेसन की सेक्रेटरी सोचती है कि वह अनन्या को सच क्यों नहीं बता देता कि कोरा की हालत बेहद नाजुक है और जेसन ने दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम उसका इलाज करने के लिए लगाई है। जेसन शांति से कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह लड़की उदास हो। उसके लिए बस इतना काफी है कि अनन्या अपनी माँ को पूरी तरह स्वस्थ देखे। जब अनन्या के पिता को अपनी बेटी के अलॉटमेंट की खबर मिलती है तो वह घबरा
उठाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे डर होता है कि अनन्या की हरकतें स्योक फैमिली को नाराज कर देंगी और अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन जेसन अनन्या और उसके पिता दोनों की जान बचा लेता है। जैसे ही अनन्या का पिता जेसन को देखता है, वह डर से कांपने लगता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब जेसन स्योक की पत्नी बन चुकी है। अनन्या का पिता टूटे हुए लहजे में जेसन से माफी मांगता है। वह गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जेसन बिना किसी भाव के अपनी सेक्रेटरी को आदेश देता है कि उसे अक्षम कर दिया जाए। अनन्या अपने पिता के लिए रोते हुए जेसन से गुहार लगाती है। आखिरकार वह जेसन के गुस्से को शांत करने के लिए उसे चूम लेती है। अनन्या का पिता शर्म और पछतावे से जेसन के सामने घुटनों पर गिर जाता है। जेसन उससे कहता है कि वह अनन्या की पसंद नापसंद और उसके स्वभाव के बारे में एक एक बात बताए। जेसन पूरी गंभीरता से सब नोट करता है। सेक्रेटरी सुझाव देती है कि अनन्या जेसन के जन्मदिन पर उसके साथ जाए। वह हल्के अंदाज में कहती है कि बॉस बुरे नहीं है, बस इंसोम्निया की वजह से चिड़चिड़े रहते हैं। उधर जेसन को लगता है कि अनन्या भाग गई है। वह पूरी हवेली सील करवा देता है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। तभी उसे वो लॉन्गेविटी नूडल्स दिखते हैं जो अनन्या ने उसके लिए बनाए थे, अब टूटे हुए। यह सब एक गलत फहमी का नतीजा होता है। अनन्या तय करती है कि वह बाहर जाकर नए नूडल्स बनाएगी। इस बार जेसन उसे फॉलो नहीं करवाता क्योंकि उसे पता है कि अनन्या को कंट्रोल पसंद नहीं। अनन्या ने वादा किया था कि वह आधी रात तक लौट आएगी, लेकिन वह बेनो के साथ भाग जाती है। उसे पता नहीं होता कि बेनो ने जानबूझकर उनके भागने की खबर जेसन तक पहुंचा दी है ताकि अनन्या जेसन की हिंसक साइड देख सके और उसे कंट्रोल खोते हुए देखे। जैसा सोचा गया था वैसा ही होता है। जेसन और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। बेनो को बेरहमी से सजा दी जाती है, जबकि जेसन उसके सामने ही अनन्या को जबरदस्ती चूमता है। अनन्या के भागने की वजह से पूरा घर डर के मारे सन्न हो जाता है। नौकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अनन्या समझ जाती है कि इस तानाशाह जेसन को शांत करने का बस एक ही तरीका है, खुद को सेडेक्टिव दिखाना। जेसन इस जाल में फंस जाता है और भी हदें पार करने की तैयारी करने लगता है। माहौल बेहद टेंशन से भर जाता है। तभी अचानक एक केक अंदर लाया जाता है। वह केक अनन्या ने खुद बनाया होता है। वह चालाकी से केक जेसन के चेहरे पर लगा देती है। दोनों के बीच एक ऐसा चुंबन होता है जिसमें क्रीम भी घुल जाती है। माहौल अजीब और बेहद अस्पष्ट हो जाता है। उसी पल अनन्या स्थिति को और बिगड़ने से रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। जब उसे बेनो की हालत के बारे में पता चलता है तो वह बेहद घबरा जाती है। वह भेष बदलकर बेनो से मिलने जाती है और उससे दोबारा भागने का गंभीर प्रस्ताव रखती है। लेकिन इस बार बेनो एक और भी खतरनाक प्लान बताता है। अनन्या को स्योक ग्रुप की ऑफिशियल सील चुरानी होगी। वह कसम खाकर कहता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अनन्या कुछ पल हिचकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। जेसन को पहले से पता होता है कि अनन्या बेनो से मिल चुकी है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने मन ही मन तय कर लिया होता है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वह बेनो को जल्द ही विदेश भेजने वाला होता है। इसी बीच जेसन अनन्या को एक बुटीक ले जाता है ताकि उनकी तुरंत होने वाली मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वह ड्रेस चुन सके। कानूनी तौर पर शादी हो जाने के बावजूद वे अलग अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन उनके सपनों में वे अब भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक दिन जेसन गलती से अनन्या की नई टैटू देख लेता है। गुस्से में आकर वह उसी रात बेनो को भेजने का फैसला कर लेता है। बेनो की चिंता में अनन्या एक आखिरी दांव खेलती है। वह सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है। यह देखकर जेसन पूरी तरह घबरा जाता है। होश में आने के बाद अनन्या खुद आगे बढ़कर जेसन को चूमती है। वह उसे यकीन दिलाती है कि बेनो उसका अतीत है और वह सिर्फ वर्तमान को संभालना चाहती है। जेसन का पहरा ढीला पड़ जाता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि अनन्या का बदला हुआ रवैया सिर्फ बेनो को बचाने के लिए है। उसी रात जब जेसन गहरी नींद में होता है, अनन्या और बेनो चुपचाप सेफ रूम में घुस जाते हैं। वे स्योक ग्रुप की ऑफिशियल सील ढूंढने लगते हैं। पासवर्ड डालते ही वे हैरान रह जाते हैं। वह तारीख होती है जिस दिन अनन्या और जेसन की मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई थी। जैसे ही उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं, पीछे से जेसन की आवाज गूंजती है। वह वहाँ खड़ा होता है। जेसन उस वक्त गुस्से और टूटे दिल दोनों से जल रहा होता है। उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल दोहरा रहा होता है, अनन्या मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जैसे ही जेसन आगे बढ़ता है, अनन्या घबरा जाती है। डर के मारे वह पास पड़ा एक छोटा सा चाकू उठा लेती है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती होती, बस हाथ जोड़कर जेसन से कहती है कि वह उसे और बेनो को छोड़ दे। लेकिन तभी बेनो मौका देखकर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है और उसी चाकू को जेसन के शरीर में घोंप देता है। जेसन लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। सेक्रेटरी तुरंत दौड़ कर आता है, हालात संभालता है और अनन्या व बेनो दोनों को कैद करवा देता है। पूरी रात चली सर्जरी के बाद जेसन की जान बच जाती है। सेक्रेटरी अनन्या को आदेश देता है कि वह जेसन के बेड साइड से कहीं न जाए। इतने भयानक जख्मों के बावजूद जेसन की अनन्या के लिए चाहत और ज्यादा गहरी हो जाती है। अस्पताल के बेड पर पड़ा वह आदमी अचानक अनन्या को नीचे दबा लेता है और उसे बेरहमी से चूमता है। जैसे ही उसकी नजर फिर से अनन्या की टैटू पर पड़ती है, वह बेकाबू हो जाता है। इस बार वह उसे जोर से काट लेता है, मानो टैटू को मिटा देना चाहता हो। स्योक ग्रुप के कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव्स जब वार्ड में आते हैं तो यह नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हैं। सेक्रेटरी, जो अपनी जान से ज्यादा जेसन के वफादार होता है, उससे सच देखने की गुहार लगाता है। उसे अनन्या की हरकतों से नफरत होने लगती है क्योंकि उसने बार बार उसके बॉस को नुकसान पहुंचाया है। फिर भी वह निराश होकर कहता है कि जेसन सिर्फ अनन्या से एक तरफा प्यार करता है। वह अनन्या को 1 महीना देने का सुझाव देता है। अगर इस दौरान वह जेसन से प्यार नहीं कर पाती तो उसे आजादी दे दी जाए। उसी दौरान सेक्रेटरी जेसन को बताता है कि बेनो को किसी रहस्यमय ताकत ने बचा
लिया है। लेकिन जेसन सब समझ चुका होता है। उसे पता होता है कि उसके अपने परिवार के कई लोग उसकी मौत की साजिश रच रहे हैं ताकि स्योक ग्रुप पर कब्जा किया जा सके। वह यह भी जानता है कि यह सब कुछ 20 साल पहले उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ है। जो एग्जीक्यूटिव्स अस्पताल आए थे वे भी उसी रहस्यमय ताकत का हिस्सा थे। उनका मकसद बस यह देखना था कि जेसन जिंदा है या नहीं, ताकि वे अगला कदम तय कर सकें। इसी बीच जेसन की माँ मैंडी खुद अनन्या से संपर्क करती है। वह सच्चे दिल से उसे जेसन के अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि जेसन का चिड़चिड़ापन उसकी फितरत नहीं है, बल्कि उन भयानक घटनाओं का नतीजा है जो उसने जिंदगी में झेली है। मैंडी चाहती है कि अनन्या जेसन के साथ थोड़ा और समय बिताए, लेकिन अनन्या साफ इनकार कर देती है। ठंडे लहजे में वह कहती है कि जेसन ने एक बार उसकी माँ की जान लेने की धमकी दी थी और यह बात वह कभी माफ नहीं कर सकती। मंडी पूरी तरह चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। वह अनन्या को समझाने की कोशिश करती है, कभी कभी जो हम सुनते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं होती। सबसे जरूरी यह है कि तुम देखो जेसन ने असल में किया क्या है। बाद में जब जेसन बेनो से मिलता है तो वह जानबूझकर कमजोर बनने का नाटक करता है और अचानक अनन्या पर गिर पड़ता है। ये देखकर बेनो बुरी तरह भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, कोरा उसी अस्पताल में भर्ती है। बेनो तुरंत अनन्या को ढूंढता है और घबराए हुए अंदाज में बताता है कि कोरा लगभग मर चुकी थी। उसी ने उसकी जान बचाई है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। ये सुनकर अनन्या को यकीन नहीं होता। उसके मन में शक और उलझन भर जाती है। गुस्से में बेनो चिल्ला उठता है, उस राक्षस पर तुम कैसे भरोसा कर सकती हो। तभी अनन्या की नजर बेनो के हाथ पर लगे जख्मों पर जाती है। बेनो कहता है कि ये जख्म जेसन ने दिए हैं। उसकी बातें और ज्यादा उग्र और भावुक होती जाती हैं और धीरे धीरे अनन्या का दिल डगमगाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेनो जेब से दवा की एक बोतल निकालता है। उसकी आंखों में अजीब सी काली चमक होती है। वह धीमी आवाज में कहता है, ये जेसन को दे देना। और जब वक्त आएगा उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं। हवा में एक खतरनाक सन्नाटा छा जाता है। बेनो अनन्या से कहता है, मैं तुम्हें और कोरा को यहाँ से दूर ले चलूंगा। लेकिन अनन्या को पता नहीं होता कि जेसन पहले ही अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि पूरा स्योक ग्रुप भी उसके नाम ट्रांसफर कर चुका है। जेसन उस आदमी पर पूरा भरोसा करता है और जैसे ही वह अनन्या के हाथ की बनाई खिचड़ी पॉरेज पीने वाला होता है, अनन्या घबरा जाती है और जानबूझकर कटोरी गिरा देती है। यही पल जेसन को भी एहसास दिला देता है कि उस खाने में कुछ गड़बड़ थी। अनन्या गुस्से में उस पर आरोप लगाने लगती है। जेसन इतना भड़क जाता है कि अचानक उसे खून की खांसी आने लगती है। उधर बेनो डॉक्टरों की एक टीम को जेसन के कमरे की तरफ भागते देखता है। वह मान लेता है कि अनन्या ने जेसन को दवा दे दी है और अब उसका प्लान सफल हो गया है। वह अनन्या को लेकर भागने की तैयारी करता है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि अनन्या के दिल में अब जेसन के लिए सच्चे एहसास पैदा हो चुके होते हैं, भले ही वह खुद इसे मानने से इनकार करती हो। जेसन की हालत देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी यह बेचैनी बेनो को अंदर तक जला देती है। तभी अनन्या को पता चलता है कि बेनो के हाथ की चोट नकली है। अगले ही पल अनन्या को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सच्चाई सामने होती है। उसे बेनो और उसके पिता टोनी ने किडनैप किया है। दोनों ने मास्क पहन रखे होते हैं। टोनी बेरहमी से अनन्या को पीटता है और उसे मजबूर करता है कि वह जेसन को फंसाकर यहाँ बुलाए। पास ही कोरा बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। बेनो अंदर से टूट जाता है, लेकिन अपने पिता के आदेश के आगे मजबूर होता है। वह खामोशी से अनन्या को चोट खाते हुए देखता रहता है। जैसे ही जेसन वहाँ पहुँचता है, टोनी और बेनो समझ जाते हैं कि अब वह पूरी तरह उनके जाल में फंस चुका है। अनन्या की जान के बदले जेसन को कई बार चाकू मारा जाता है। बेनो इस मौके पर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है। वह शैतानी पिता पुत्र जेसन से मांग करते हैं कि वह आत्महत्या कर ले, तभी वे अनन्या को छोड़ेंगे। जेसन बिना हिचक मान जाता है। टोनी को लगता है कि वह जीत चुका है, इसलिए वह अनन्या की जान की परवाह किए बिना पूरे इलाके में आग लगा देता है। उसका इरादा साफ होता है, आज रात वहाँ मौजूद हर इंसान मरेगा सिवाय उसके और उसके बेटे के। बेनो किसी तरह अनन्या और कोरा को बचा लेता है। उसी पल अनन्या के सामने बेनो की असली पहचान पूरी तरह उजागर हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली की जान को धमकी बनाकर उसे इस्तेमाल किया गया। उसी पल अनन्या के दिल में बेनो के लिए बची खुची भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। दोनों का रिश्ता वहीं टूट जाता है हमेशा के लिए। अनन्या फिर जलती हुई जगह के अंदर लौटती है और जेसन के पास बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन जेसन किसी चमत्कार से उठ खड़ा होता है, मानो सुपरमैन हो। वह अनन्या को बचाकर बाहर ले आता है। दोनों जिंदा बच जाते हैं और धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके बाद जेसन जानबूझकर यह खबर फैला देता है कि वह मरने वाला है। यह एक चाल होती है ताकि स्योक ग्रुप के अंदर छुपे सारे गद्दार बाहर आ जाएं। जैसे ही टोनी और बेनो को लगता है कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है, जेसन अचानक सामने आ जाता है। एक ही झटके में वह पूरा गेम पलट देता है और सभी बागियों को दबोच लेता है। उसी वक्त अनन्या भी वहाँ पहुँचती है। वह ठंडे चेहरे के साथ एक फाइल बेनो के सामने फेंकती है। उस फाइल में सच्चाई होती है, अनन्या और बेनो की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी तरह प्लान किया हुआ स्कैम था। बेनो को पहले से पता था कि जेसन अपने सपनों में एक तितली टैटू वाली लड़की को देखता है। इसी वजह से उसने जानबूझकर पहले अनन्या के करीब जाने का प्लान बनाया ताकि उसे जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सच सामने आते ही पुलिस टोनी को गिरफ्तार कर लेती है। वही असली गुनहगार होता है जिसने सालों पहले जेसन के पिता की मौत की साजिश रची थी। जेसन बेनो को भी परिवार से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। लेकिन चालाक बेनो जाते जाते अनन्या से एक आखिरी बात कहता है, कोरा को बचाने के लिए सिर्फ मेरा बोन मैरो ही काम आएगा। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ भागना ही होगा।
होगा। उसकी बात हवा में जहर की तरह फैल जाती है और अनन्या फिर एक नामुमकिन फैसले के सामने खड़ी रह जाती है। अनन्या बस इतना चाहती थी कि बेनो उसकी जिंदगी से बाहर चला जाए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह आदमी उसे ही नशा देकर धोखा देगा। किसी तरह अनन्या उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए उसकी मुलाकात जेसन से होती है। जलन से भरे जेसन ने उससे पूछा, तुम्हें पता है तुम किसके साथ खेल रही हो? अनन्या का जवाब जेसन को पसंद आ जाता है। उस रात दोनों के बीच गहरी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे एक भावनाओं से भरी रात साथ बिताते हैं। कुछ समय बाद अनन्या को एक और बड़ा सच पता चलता है। उसकी माँ कोरा को जो बोन मैरो मिला था वह असल में जेसन ने डोनेट किया था। बेनो ने उसे एक बार फिर धोखा दिया था। इस बार अनन्या ने तय कर लिया, अब कोई माफी नहीं। एक रात अनन्या और जेसन सपने में मिलते हैं। वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचते हैं, वही जगह जहाँ वे कभी अपने बच्चों से मिले थे और जहाँ उन्हें वो ब्रेसलेट मिला था। नींद से जागने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए और भी करीब महसूस करते हैं। जेसन आधिकारिक तौर पर अनन्या को प्रपोज करता है। दोनों की शानदार भव्य शादी होती है, लेकिन बेनो फिर लौट आता है। वह अनन्या से कहता है कि जेसन मरने वाला है। उसका दावा होता है कि उसने 2 साल पहले जेसन को जहर दिया था और अब सिर्फ उसी के पास उसका एंटीडोट है। घबराई हुई अनन्या बेनो से मिलने जाती है और इस बार खुद किडनैप हो जाती है। जब जेसन वहाँ पहुँचता है तो अनन्या उससे कहती है कि अभी भी रुक जाए। वह वादा करती है कि आखिरी बार वह बेनो के लिए रहम की भीख मांग लेगी, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता बेनो को गोली मार दी जाती है। जेसन अनन्या को बताता है कि जो जहर बेनो की बात कर रहा था वह कब का ठीक हो चुका है और फिर वह शांति से कहता है, तुम ही मेरी असली दवा हो।